सब आप सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के यूनिट 4 सिविलियन एंड मिलिट्री रिजिम्स पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पहले इजमाली खाका आपके सामने पेश है। इसमें हम सिविल एंड मिलिट्री रिजिम्स के मकासद पे गौर फिक्र करेंगे, उनका तारुफ, उनके रिलेशंस के बारे में, इंडिया चाइना इनकी रिलेशंस क्या है मिलिट्री के साथ, सियासत में फौजी मुदाखलत की वजाहत करने जा रहे हैं, फौजी हुकूमतें और उनके फीचर्स यानी खुसूसियात, फौजी हुकूमतों की कितनी किस्में हैं और इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है और इस सियासत में फौजी नताइज क्या रहते हैं। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हमने पिछले यूनिट में देखा, फौजी हुकूमतें आमराना हुकूमत का एक ज़िली सेट है। खसूसियात की वजाहत, मुख्तलिफ किस्म की फौजी हुकूमतों की शिनाख्त और माशरे, माईशत और सियासत पर फौजी हुक्मरानी के नताइज की वजाहत। तारुफ यानी इंट्रोडक्शन, इसमें हम ये जानेंगे कि फौज रियासतों के असरी माशरे में एक ताकतवर इदारा है जो हमारा मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। इसको माना जाता है कंटेम्प्रेरी टाइम में मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। फौजी हुकूमतें आमराना हुकूमतों का एक ज़िली सेट है, लेकिन तमाम आमराना हुकूमतें फौजी हुकूमतें नहीं है। ये हमने पिछले यूनिट में भी दोहराया कि जितने भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं वो सब मिलिट्री रिजीम्स नहीं हो सकती हैं, हालांकि जो मिलिट्री रिजीम्स हैं वो सब अथॉरिटेरियन हैं यानी कि आमराना। दाखिली बहरान से दो चार रियासत में हुकूमत की बागडोर उमूमन फौज ने संभाली है। कतई नजर हुकूमत की शक्ल से फौज से एग्जीक्यूटिव के मुअत्तद होने की तवक्को की जाती है। यानी कि जब दाखिली बहरान आता है किसी स्टेट को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट होता है, उस टाइम जो स्टेट की बागडोर है वो कौन संभालता है? वहां का फौज। और ये फौज वहां के एग्जीक्यूटिव के सब सर्वेंट होता है यानी कि मातहत होता है। और जब फौज को बुलाया जाए तो एक जो मुसल्लह अफवाज की हकीकी जरूरियात को पूरा करे और उनका हक अदा करे। दूसरे अल्फाज में सिविलियन एग्जीक्यूटिव और फौज से तवक्को की जाती है कि वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा एक दूसरे के साथ ताउन से करे, एक दूसरे की जगह पर तजावुज न करे और इस तरह रियासत के निजाम में रुकावट न बने। जब भी फौज को की तरफ से मदद के लिए और फौज आए मदद के लिए तो एग्जीक्यूटिव को भी फौज का बरहा ख्याल रखना है, उनकी जरूरतों का और उनका हक अदा करना है। जो सिविलियन एग्जीक्यूटिव और फौज से तवक्को की जाती है कि वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा एक दूसरे के साथ, यानी कि जो सिविलियन होते हैं और जो सिविलियन एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत ओवरलैपिंग नहीं करनी है पावर्स की, तब जाकर रियासत के निजाम में रुकावट नहीं बन सकती। ताहम एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक में हुकूमतों में फौज की मदाखलत का वसी पैमाने पर फैलाव रहा है, क्योंकि ये नई बनी थी, डिकॉलोनाइजेशन हो रही थी और ये नई कौमें उभर रही थी। इन नई कायम होने वाली रियासतों ने सियासत में फौज की मुदाखलत और फौजी बगावतों का मुशाहिदा किया
1980 के बाद से तरक्की याफ्ता ममालिक और 1990 की दिहाई में मशरकी यूरोप में फौजी हुकूमतों को सिविलियन में तब्दील करने का रुझान रहा। तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड कंट्रीज 1980 में और 1990 में मशरकी यूरोप में ये रुझान रहा कि इस मिलिट्री रिजीम को ट्रांसफर किया जाए सिविलियन रिजीम में। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें बराबर बगावत की कोशिश मुसलसल परेशान करती रही। उन्होंने किसके खिलाफ? मिलिट्री के खिलाफ। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारे अपने पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश की, म्यांमार की, पाकिस्तान की, जहां पे या तो फौज इक़्तिदार में आ चुके हैं या पस पर्दा हुकूमतों को डिक्टेट कर चुके हैं। यानी बिहाइंड द सीन क्या है कि वो डिक्टेटर बन गए हैं हुकूमतों के या डिक्टेट करने लगे हैं। इसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। फौज और कानूनी तौर पर तश्कील शुदा अवामी हुकूमत के दरमियान मौजूद मातहती का निज़ाम सियासी निज़ाम की दर्जाबंदी के लिए एक अहम बुनियाद के तौर पर उभरे हैं। जो फौज, मिलिट्री और कानूनी तौर पर तश्कील शुदा अवामी हुकूमत, जो पब्लिक गवर्नमेंट है और जो फौज है, उसके दरमियान जो मातहती का सिस्टम है, जो ये मातहती दिखाते हैं फौज किनको? अवामी हुकूमत को। उससे क्या हमको मिला? एक मवाद मिला कि हम पॉलिटिकल सिस्टम की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इस बुनियाद पर। हम पहले सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के नमूनों का जायजा लेंगे और बाद में फौजी हुकूमतों की खुसूसियात और उसकी दुनिया के तरक्की पजीर हिस्से पर असरात का जायजा लेंगे। तो आइए नजर डालते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात यानी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। शुरू में इस्तिलाहात फौजी, सिविलियन और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को वाज़ेह करना मुफीद होगा। फौज की तारीफ के मुताबिक इससे वो तमाम तबकात मुराद हैं जो जंगी हथियारों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हो। फौज का लफ्ज जो ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारी नजरों में हथियारों की शक्ल भी सामने आती है कि इन हथियारों पर इनका मुकम्मल इख्तियार यानी कि इनकी पूरी अथॉरिटी होती है। जंगी हथियार जो होते हैं, ये हथियार आर्मामेंट्स ये यूज करने में। दूसरा, इनका बुनियादी मकसद बैरूनी फौजी खतरा के खिलाफ कौमी रियासत और इसके शहरियों का दिफा करना हो कि जब भी कभी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, किसी मुल्क पर हमला हो, तो फौज यहाँ पर ऑन फ्रंट ये रोल अदा करती है कि वो लोगों का खास ख्याल रखती है और स्टेट को महफूज रखती है। और तीसरा, वो रियासत के कानूनी और जायज आलात के तौर पर तस्लीम किए गए होंगे। और तस्लीम क्या किए गए होंगे? तस्लीम किए गए होंगे जो इनके इख्तियारात हैं फौज के, वो लॉफुल होंगे, वो इलेजिटिमेट नहीं होंगे, वो लेजिटिमेट होंगे। सिविलियन की इस्तिलाह तमाम गैर फौजी सामाजिक कारकुनों के लिए इस्तेमाल होती है। मिलिट्री तो हमने पढ़ा, अब हमको पढ़ना है सिविलियन। सिविलियन में हम बोलते हैं जो नॉन मिलिट्री सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, इदारे होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो। इसमें आता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, हुकूमत की शाखें, गैर रियासती सियासी कारकुन जैसे सियासी जमातें, मफाद आमा के गिरवा, समाजी तहरीकें और सिविल सोसाइटी की अंजुमनें वगैरह। इस तरह सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की इस्तिलाह से फौजी और सिविलियन हुकाम या वसी मानों में हर सतह पर
मुआशरा और फौज के दरमियान ताल्लुकात मुराद है। चाहे सिविलियन हमले चाहे हम मिलिट्री निजाम ले, दोनों में फौज और सिविलियन का आपस में ताल्लुकात से हमको मुराद है। ताहम ये वाजिया रहे कि दोनों इस्तिलाहात के दरमियान फर्क है। फर्क इतना सादा और आसान भी नहीं, ऐसे माशरे भी बने हैं जिसमें हुक्मरान और कबायली जंगजू और मुसल्लह क़ुव्वतों का किरदार अदा करते हैं। मतलब ऐसे माशरे भी बने हैं, ऐसे सोशल सिस्टम्स भी बने हैं, ऐसी सोसाइटीज भी वजूद में आई हैं जिसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे मुसल्लह क़ुव्वतों का किरदार जंगजूओं ने अदा किया। इसी तरह यूरोप की जागीरदाराना बादशाहतों में भी वीर जंगजू भी होते थे। ये सिर्फ 18वीं सदी की आखिर में खास तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी इनकलाब के आफ्टरमाथ में हुआ कि फौजी अफसर की वफादारी जो है, जो एक मिलिट्री ऑफिसर अपनी वफादारी ओबीडियंस हुक्मरान के खानदान के साथ जो उसको थी, हुक्मरान के खानदान के साथ जो इसको थी, क्योंकि खानदानी राज तरबियत, समाजी हैसियत और कैरियर पर मबनी इदारा और मादी मफादात ने फौजी कुव्वतों और हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात को एक नई जहत और सिमत दिखाई। जंग के बाद के दौर में फौज अफ्रीका और लातीनी खिते के कई तरक्की पजीर पोस्ट नवाबादियाती ममालिक के हुक्मरान के तौर पर या एक अहम उनसर के तौर पर उभरी। यानी कि जब डिकॉलोनाइजेशन हो गई और नए ममालिक बन गए तो फौज का एक अहम रोल रहा। इन ममालिक में वसी पैमाने पर फौजी हुक्मरानी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरे जंग अजीम के बाद से 5 दिहाइयों में तकरीबन 56% तरक्की पजीर रियासतों यानी कि कम्युनिस्ट रियासतों और छोटी रियासतों को छोड़कर 10 लाख से कम आबादी वाले ने कम से कम एक फौजी बगावत की थी। अगरचे चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में फौजी हुकूमतें पहले भी मौजूद थी, मसलन यूरोप, स्पेन, इनमें मौजूद थी फौजी हुकूमतें 1930 और 1970 की दहाई के दरमियान। पुर्तगाल में 1920 और 1970 की दहाई के दरमियान और यूनान में 1967 और वस्त में 1970 के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक की सियासत में फौजी मुदाखलत के वाक़यात ने सियासत के माहिरीन की तवज्जो मबजूल की है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का रवैया ही बदल गया फौजी रिजीम्स के बारे में। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नवियत और मसाइल एक सियासी निजाम से दूसरे सियासी निजाम तक बदलते रहते हैं। That it varies. One type of civil military relationship varies from one country to another country. ये हमको डेटा नहीं मिलेगा। एक मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक नवियत के होंगे और जब हम दूसरे मुल्क की स्टडी करेंगे, जायजा लेंगे, वहां पर उनके ताल्लुकात डिफरेंट होंगे। ताहम इन तागीरात के साथ 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इनको डिवाइड किया गया है पॉलिटिकल सिस्टम को 3 ग्रुप्स में। किस लिहाज से? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिहाज से। तो पहले ग्रुप में वो सियासी निजाम है जिनमें मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कहा जाता है। यानी कि पहले ग्रुप में हम बोलते हैं वो सिस्टम, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो मिलिट्री रिजीम गैर सियासी मिलिट्री रिजीम हो लेकिन नॉन पॉलिटिकल हो, और बड़ी हद तक फौज इसके मातहत आलाकार है कि फौज इसके मातहत है। भारत और अमेरिका, इंडिया और अमेरिका इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की ये शक्ल फौज को नहीं रोकती सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने से। मिलिट्री असर और रसूख का इस्तेमाल करती है,
चाहे वो गैर सियासी तौर पे ही क्यों ना उभरे हो, लेकिन असरा रसूख का इस्तेमाल फौज करता है, लेकिन हतमी फैसला, फाइनल डिसीजन लाइज विद द सिविल गवर्नमेंट, कि हतमी हुकाम के पास होता है। दूसरे ग्रुप में हमारे पास चीन और इराक जैसे सियासी निजाम हैं, जहां हुक्मरान जमात और मुसल्लह अफवाज के दरमियान एक फाल रिश्ता पर मौजूद है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का ये नमूना तमाम सोशलिस्टों और बहुत सी दूसरी जगहों में जहां एक नजरियाती बालादस्ती और कंट्रोल हुक्मरान पार्टी को हासिल हो, साबिक सोवियत यूनियन और म्यांमार इस किस्म की मिसालें हैं। यहाँ दूसरे ग्रुप में एग्जाम्पल हमने दी है चीन और इराक की, जहां पर जो डिसीजन मेकिंग पावर रहता है वो रहता है फौज के पास। सिंपल। हमारे पास कई ऐसी ममालिक हैं जिनमें फौज ने कानूनी तौर पर मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। यानी कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम देखते हैं जो हुकूमत इलेक्ट होके आई थी, थ्रू इलेक्शंस आई थी, उसका भी तख्ता उलट दिया, यानी कि सप्लांट किया। किसको? हुकूमत को। किसने? मिलिट्री ने। और इसके अपने मेंबरान को हुक्मरानों के तौर पर नस्ब किया, या फिर सिविलियन हुकूमत पर बहुत ज्यादा असर और रसूख हासिल किया। नाइजीरिया और पाकिस्तान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के इस तर्ज की एक अच्छी मिसाल पेश करते हैं, जहां पर हुकूमत का तख्ता ही पलट देते हैं और खुद पावर में आते हैं। पाकिस्तान से एक अच्छी एग्जाम्पल और समझने की एग्जाम्पल इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकती। ये दोनों ममालिक 3 दहाइयों के तवील अरसे तक फौजी हुक्मरानी के तहत रहे, यानी पाकिस्तान भी और नाइजीरिया भी। मोर देन 3 डिकेड्स, यानी कि मोर देन 30 साल तक जमहूरी तौर पर मुंतखब सिविलियन हुकूमत वापस आने के बावजूद एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर उभरी है। यानी कि जमहूरी सिविलियन हुकूमत अगर अब वापस भी आई डेमोक्रेटिक रूल्स पे, लेकिन तब भी फौज एक मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप का काम करता है वहां पर। आइए हम पहले 2 ग्रुपों यानी हिंदुस्तान और चीन की नुमाया मिसालें लेते हैं। पहले हम हिंदुस्तान की मिसाल देंगे। हिंदुस्तान में गैर सियासी नव्यत की रिवायत कायम रही है। हिंदुस्तान में फौज की गैर सियासी नव्यत की रिवायत कायम रही है, यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान है वहां पर हमने क्या देखा? फौज की तरफ से गैर नॉन पॉलिटिकल नेचर ऑफ द मिलिट्री इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। फौज आजादी के बाद इब्तिदाई सालों में कम बेश खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसियों के मामलों में किसी भी फैसले से खारिज थी। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आजाद हुआ तो फौज का दखल अंदाजी न होने के बराबर थी कि फौज को एक्सक्लूड किया गया था डिसीजन मेकिंग पावर से, इसको बाहर रखा गया था। फिर जब चीन ने हमला किया 1962 में हिंदुस्तान पर, तब कुछ सेंसिटिविटी पैदा हो गई और बीरूनी सलामती और दिफा को एला पॉलिसी पर तरजीह हासिल हुई कि एक्सटर्नल ये जो है सलामती और दिफा को एला पॉलिसी तरजीह हासिल हुई कि इसको तरजीह मिली, इसको प्रेफरेंस मिली, इसको प्रायोरिटी मिली। कब? जब चाइना ने इंडिया पर हमला किया। सिविलियन क़यादत और फौज के दरमियान ताल्लुकात हमेशा हमवार नहीं रहे। ये यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है समझने के लिए हमारे पास कि हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कैसे रिलेशनशिप रहे सिविलियन एंड मिलिट्री के दरमियान। तो यहाँ पर
इनके ताल्लुकात हमेशा स्मूथ नहीं रहे, रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ नहीं रही, उतार चढ़ाव आया। चंद ऐसे मौके आए हैं जब फौज और सियासी क़यादत के माबीन शदीद इख्तिलाफात रोनुमा हुए। इस सिलसिले में सबसे मशहूर मिसाल हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल फील्ड मार्शल थमाया की है। जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने क्या किया, जनरल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा उस वक्त पेश किया। ये फौज के चीफ थे, इन्होंने इस्तीफा देना था, लेकिन दिया कब? जब इनके पाकिस्तान हम मनसब यानी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, इनको हिंदुस्तान के चीफ के पास आना था, लेकिन हिंदुस्तान के चीफ ने उसी टाइम उसी वक्त वजीर आजम पंडित नेहरू को इस्तीफा अपना पेश किया। अपने हम मनसब दिल्ली पहुंचने वाले थे और पाकिस्तान के जो चीफ थे वो उस टाइम दिल्ली पहुंचने वाले थे। तो ताल्लुकात हमेशा स्मूथ नहीं रहे। इसी से पता चलता है कि हमेशा रिलेशनशिप इनके दरमियान हमवार नहीं रही। किनके दरमियान? सिविलियन एंड मिलिट्री। इस तरह दिसंबर 1998 में बहरिया के सरबराह यानी चीफ ऑफ द नेवी एडमिरल विष्णु भगत, ये तो बहुत मशहूर एक एपिसोड हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, ये तो सब जानते हैं कि उनको बरतरफ कर दिया गया। और ये रिसेंटली है, ये कोई पुराना नहीं है, 1998 की बात है। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने कौमी सलामती यानी इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे समझौता किया और जानबूझकर यानी कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट इनका था कि इन्होंने वजीर दिफा के हुक्म की नाफरमानी की। यहाँ पे हमको आखिर सिविलियन लीडरों या ब्यूरोक्रेसी को मुसल्लह अफवाज के रोजमर्रा के काम के बारे में किस हद तक कंट्रोल हासिल है, कितना कंट्रोल कर सकती है एक सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री रेजिम्स पर, और इसकी अमली हदूद क्या है, लिमिटेशंस क्या है। उस वक्त ये बात सामने आ गई थी कि सिविलियन बाजू को पॉलिसी और स्ट्रेटजी मकासद का तयन करना चाहिए, कि इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए मिलिट्री रेजिम्स के लिए, और फौज को इनको नाफिज करे और इम्प्लीमेंट करे। फौज की रोजमर्रा की भागदौड़ में मुदाखलत मुसल्लह अफवाज के नज्म ज़ब्त को खतरे में डालेगी और बार बार फौज के रोजमर्रा जो उनकी डेली रूटीन वर्क है उसमें हुकूमत बार बार अगर वो मुदाखलत करे, इंटरफियर करे, तो उसमें कोई नज्म ज़ब्त ही नहीं रहेगा और इसकी पेशेवराना महारत को चकनाचूर कर देगी। बहस में जॉइंट ऑफ स्टाफ का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज भी दी गई और इसी बहस में उसी वक्त हिंदुस्तान में ये भी आया कि ज़ेर बहस आया कि चीफ ऑफ स्टाफ रखेंगे जॉइंट, उसकी पोजीशन रखेंगे, ये एक ओहदा रखेंगे कि वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तश्कील में काबीना को मालूमात फराहम करे कि जो भी मिलिट्री में स्ट्रेटजीज बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन किसको मिले? कैबिनेट को, ताकि इनको आपस में तालमेल रहे। और फिर दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया। ये तो रिसेंट ही है, ताहम ये बात अहम है कि हिंदुस्तान में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान को अवामी नुमाइंदों के तौर पर तैनात किया गया है। मजीद ये कि हिंदुस्तानी फौज मरकजी हुकूमत के वाजिया शोरशु और दहशत गर्दों से लड़ने में शामिल हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में फौज के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, कभी फौज ने हुकूमत नहीं संभाली है। लेकिन ये भी यहाँ पे कहना जरूरी है
कि दहशत गर्दों से लड़ने के लिए फौज ने एक अहम रोल अदा किया। हिंदुस्तान के बाद अब हम जायजा लेंगे चीन का। चीन एक ऐसा मुल्क है जो मार्क्सिस्ट नजरिए के तहत वजूद में आया और कम्युनिस्ट पार्टी रियासत के मामला को कंट्रोल करती है। ये हमको पता है, कार्ल मार्क्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहा चाइना पर और उन्होंने कम्युनिज्म अपनाया। फौज एक ही वक्त में हुक्मरान ढांचे का हिस्सा भी है और पार्टी के मजबूत कंट्रोल में भी है। इन चाइना जो मिलिट्री है दैट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट वो पार्टी के कंट्रोल में है। कम से कम इब्तदाई सालों में फौज और पार्टी एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे। माओ ज़ेडुंग ने फौज और पार्टी के दरमियान फर्क की वाज़ेह लकीर खींची थी और कहा था कि फौज हमेशा पार्टी के मुकम्मल कंट्रोल में रहेगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि सियासी ताकत है, पॉलिटिकल पावर जो है वो बंदूक के बैरल से निकलती है। यहां से इन्होंने ये कहा है, एक लाइन खींची है, ये कहा है कि फौज हमेशा पार्टी के मुकम्मल कंट्रोल में रहेगी और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो सियासी ताकत है वो बंदूक के बैरल से निकलती है। वक्त गुजरने के साथ चीनी फौज ने पेशेवराना महारत हासिल की और इसने कुछ मौकों पर इसे पार्टी के साथ एक तनाज़ा में ला खड़ा किया। हालांकि ये पार्टी ही है जो अब भी फौज को कंट्रोल करती है। फौज अक्सर फैसला साजी के आला तरीन ढांचे का रुकन रही है। चीन में फौज का डिसीजन मेकिंग इसमें पावर में बहुत रोल रहा है, मसलन पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी की तरह। ताहम ये भी वाजिया होना चाहिए कि 1987 में स्टैंडिंग कमेटी में फौज की नुमाइंदगी नहीं थी। इस वजह से इस वक्त के दौरान शुरू होने वाली इस्तिलाहात ने पार्टी, हुकूमत और फौज के दरमियान वाजिया फर्क कायम करने की एक कोशिश का आगाज किया था। तो जब इनकी स्टैंडिंग कमेटी में ज्यादा नुमाइंदगी नहीं थी, यहाँ पर हमको ये मौका मिला कि हम फर्क कर सके किसका, हुकूमत और फौज के दरमियान। पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ 1989 के मुजाहिरे के नतीजे में सामने आने वाले वाकयात के दौरान एहसास होने लगा कि फौज ने इसको तहफीज दाखिली सलामती के फराइज अंजाम देने में जोश व खरोश और मुतवक्का सतह को जाहिर नहीं किया। इसके बाद फौज के स्टैंडिंग कमेटी की रुकनियत को 1992 में बहाल किया गया, जब चाइना में पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो हुकूमत कर रही थी उस टाइम 1989 में जब मुजाहरे हुए, लोग उस पार्टी के खिलाफ निकले, तो जो फौज को जोश दिखाना था उस टाइम, कंट्रोल करना था पब्लिक को, वो जोश व खरोश फौज में नजर नहीं आया और तब जाके 1992 में स्टैंडिंग कमेटी की रुकनियत को नए से बहाल किया गया। एक तजियाकार का ख्याल है कि पार्टी और अफवाज के दरमियान निचली सतहों के मुकाबले में आला सतह पर ज्यादा इंहिसार है। एक तजियाकार एक जो कॉन्सेप्ट रखता है कि वो कहते हैं कि पार्टी और अफवाज के बिटवीन निचली सतह ग्राउंड लेवल के बजाय ज्यादातर अपर लेवल पे ही हमको लगता है आपस में इंटरडिपेंडेंस है। आया फौज पार्टी यानी सियासी ताकत पर नुमाया असर और रसूख हासिल करेगी या नहीं, कई तजियाकारों के दरमियान बहस का मौजू रहा है। खास तौर पर फौज को इक्तिसादियात यानी इकोनॉमिक्स में शामिल करने के बाद ये बहस शुरू हुई। फौज को मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में और इन कामों को अंजाम देने के लिए कहा गया, जो कि आखिरकार
मुल्की खजाने में अपना हिस्सा डालने के काबिल हो जाए। तो चाइना के फौज को किस में अब इंटरफियर करने का हक था? इकोनॉमी ऑफ द स्टेट में। 1998 में फौज को सब कारोबारी कार्रवाइयों को खत्म करने को कहा गया। जो भी इन्होंने बिजनेसेस फैला के रखी थी मिलिट्री ने, उनको खत्म किया गया, एबॉलिश किया गया, क्योंकि ये पता चला कि ये तेजी से सिविल कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इसके अलावा फौज के खिलाफ बदउनवानी और जखीरा अंदोजी यानी कि करप्शन के इल्जाम भी लगे। पुलिस फोर्स और अदलिया को भी कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने के लिए एक बहाना मिल रहा था। फौज के पास कारोबारी सरगर्मियां एक हद तक इनकी पेशेवराना महारत को मुतासिर कर रही थी। जब फौज के पास एक कारोबारी सरगर्मियां रही तो इसने इनके प्रोफेशनल लाइफ को बहुत इफेक्ट डाला। सियासत में फौजी मुदाखलत की वजाहत। मिलिट्री इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स। जैसे जैसे डिकॉलोनाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी और बहुत से ममालिक खुद मुख्तार बनकर उभरे, जो कि हम जानते हैं कि डिकॉलोनाइजेशन का जब से बोलबाला चला तो बहुत सारे ममालिक इंडिपेंडेंट बन गए। जैसे एशिया और अफ्रीका की आजाद रियासतों में बड़े पैमाने पर एक ख्याल किया जाता था कि वहां बहुत कम इम्कान है कि फौज इनकी सियासत में किरदार अदा करेगी, क्योंकि इनको आजादी मिल गई थी। तो ये नहीं लगता था कि फौज वहां पे कोई अब पॉलिटिकल कैरेक्टर का काम करेगी। हालांकि मुख्तसर वक्त गुजरने के साथ ही फौज इन ममालिक में से कई एक में मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी। इसने मुतअद्दिद समाजी साइंसदानों को तरक्की पजीर ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नौइयत का मखसूस मुताला करने की तरकीब दी है। सैमुअल एफ फाइन की किताब ऑन हॉर्स बैक तरक्की पजीर ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर पहला बड़ा काम है। इसने एक बुक लिखी सैमुअल एफ फाइन ने, जिसका नाम था ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर सवार। तो तरक्की पजीर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर ये सबसे अहम किताब है। फाइनल सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को सियासी सकाफत से जोड़ता है। अब जो दूसरा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिसका नाम है फाइन, ये कहता है जो ये सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप है ये पॉलिटिकल कल्चर से इसको जोड़ता है। वो सियासी सकाफत यानी पॉलिटिकल कल्चर की चार सतहों की निशानदेही करता है कि ये इनको चार हिस्सों में बांटता है। डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, वीक यानी पुख्ता, तरक्की याफ्ता, पस्त और कम से कम। और इनका ताल्लुक फौज की मुख्तलिफ किस्म की फौजी मुदाखलत करने के रुझान से है। और ये इसने क्यों चार सतहों में निशानदेही की है पॉलिटिकल सिस्टम की? क्यों ये बोलता है जो जैसे निचले सतह की सियासी सकाफतों में रियासत का फुकदान है, ताकत के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने वाले इदारे और तरीक़ेकार कमजोर या कम है। पस्त सियासी सकाफत के हामिल तरक्की पजीर ममालिक में बगावत या इंतहाई शक्ल में फौजी मुदाखलत का खतरा है। इसका ये कहना है, ये मानना है जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मिलिट्री ओवरराइड करे हुकूमत को, मिलिट्री सप्लांट करे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट खुद मजबूत नहीं है, वो गवर्नमेंट स्किलफुल गवर्नमेंट नहीं है। फाइनर के मुताबिक इस तरह की मुदाखलत तरक्की याफ्ता सियासी कल्चर वाले मुल्क में भी हो सकती है। फाइनर ये भी मानता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी इंटरफेयर हो सकता है मिलिट्री का, लेकिन वो आमतौर प्रेशर तक ही महदूद रहता है।
तरक्की पजीर ममालिक में सियासत में फौजी मुदाखलत के सियासी किरदार की वजाहत के लिए दीगर अवामिल की भी निशानदही की गई है। मिसाल के तौर पर बैस महकिनीन ने आज़ादी की जदोजहद के दौरान फौज के सियासी असर व रसूख को इसके किरदार के दरमियान रबत पर रोशनी डाली है। तरक्की पजीर डेवलपिंग कंट्रीज में जब लोग आजाद होना चाहते थे ब्रिटिशर से, तब फौज ने ही आजादी दी है इन कौमों को। इसका बहुत बोलबाला रहा है, बहुत जदोजहद की है। अल जजीरा की मिसाल है, जहां फ्रांस से आजादी की जदोजहद में मुसल्लह अफवाज मुल्क में सबसे आगे थी और इससे अल जजीरा की सियासी निजाम में इसकी कानूनी हैसियत जारी रही और फौज आज तक सियासी निजाम में एक अहम किरदार अदा कर रही है। कुछ मुतालात ने इस समाजी हालात को भी देखा है जो फौज के मजबूत किरदार के लिए साजगार हो सकते हैं। एमएस परलमुटर, जिन्होंने मिस्र में, इजिप्ट में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को अपनी तहकीक का मौजू बनाया है, ये एक रिसर्चर थे, तो इन्होंने मौजू ही रखा था अपने रिसर्च का सिविल मिलिट्री रिलेशंस। मिसाल के तौर पर मिस्र में कई समाजी हालात की निशानदेही की है जिसे इसने प्रियाटोरियनिज्म कहा है। पैट्रियटिज्म नहीं, इसके साथ इसको अब कंफ्यूज नहीं करना, ये है प्रियाटोरियनिज्म, यानी जिस रियासत में सियासी फैसला साजी कमजोर हो, जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो और ज्यादा से ज्यादा फौज के ज़ेर असर हो, और वही पॉलिटिकल सिस्टम रहता है फौज के ज़ेर असर। कुछ समाजी हालात जिनकी शिनाख्त फौज के लिए ज़ख़ीर ज़मीन फराहम करने के तौर पर की गई है हस्ब ज़ेल है। समाजी हम आहंगी की कमी, एक सियासी तौर पर कमजोर मुतवस्त तबका और आमतौर पर निचली सतह का सियासी तौर पर मुतहरिक न होना। अब हम पढ़ेंगे फौजी हुकूमतें और उनकी खुसूसियत, यानी फीचर्स ऑफ मिलिट्री रिजीम्स। जैसा कि हमने पहले मुशाहिदा किया, फौजी हुकूमतें ऐसी रियासतें होती है जहां मुसल्लह अफराद होते हैं। अफवाज एला सियासी फैसले खुसूसी तौर पर या बुनियादी तौर पर करती हैं। अब हमको ये जानना है कि फौजी हुकूमतें होती कैसी हैं। ये उन रियासतों में होती हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है होली एंड सोली मिलिट्री लेती है। अगर ये इस्तिलाह इन मामलात का इहाता करती है जहां कब्जे की, यानी कि एलियन की एक अजनबी फौज, एलियन फौज आती है तो फतह हासिल की है। रियासत यानी दूसरे के दौरान, जंग के दौरान जर्मनी और इटली में इत्तेहादी फौज हुकूमतों के तौर पर आलमी जंग इस्तिलाह फौज हुकूमत अक्सर रियासतों के हवाले से इस्तेमाल होती है, जिसकी फौजी कुव्वतों ने एक साबिक सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलटकर हुकूमत की है। फौजी हुकूमतें असल के लिहाज से आमरीत की दूसरी शक्लों से मुख्तलिफ होती है। अथॉरिटेरियन रिजीम्स की बहुत सारी शक्लें हैं, फौजी हुकूमत भी उनमें से एक है, लेकिन ये डिफरेंट होती है। माशरे में या इसमें हुकूमती दखूल की कानूनी हैसियत या इस हद, इन तमाम अवामिल का इम्तिजाज जदीद फौजी हुकूमतें इससे मुख्तलिफ है। सिविलियन आमराना हुकूमतें अपने जवाज के जराए में सिविलियन डिक्टेटर तरक्की पजीर दुनिया इनकी क़यादत से अपनी कानूनी हैसियत हासिल करती है। आजादी की जदोजहद या वाहिद जमातों की क़यादत से जिसकी बुनियाद रखी गई है, यानी सिंगल पार्टी सिस्टम, इनसे किसी धांधली ज़दा इलेक्शन यानी कि रिकड इलेक्शंस की बुनियाद रखी गई है। वो उम्मीदी को बरकरार रखते हुए ताकत को बरकरार रखते हैं ताकि वो हमेशा ताकत में रहे। जाती और सरपरस्त क्लाइंट ताल्लुकात का नेटवर्क, फौजी हुक्मरान भी इसका सहारा लेते हैं।
कि ये अपना एक नेटवर्क रखते हैं। इक़्तिदार को बरकरार रखने की हिकमत अमली, मतलब कैसे ये पावर में इनकी स्ट्रेटजी बनती है, कैसे हम पावर में रखेंगे तो सस्टेन इन पावर, लेकिन इनकी हुकूमतें फितरी एहसास की कमी का शिकार है। कानूनी हैसियत फौजी हुकूमतों को भी मुतल्लिकुल अनान हुकूमतों से मुमताज किया जाता है, यानी कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट से। दोनों के दरमियान 3 फर्कों की निशानदही करें। सबसे पहले मुतल्लिकुल अनान हुकूमतों का दावा है इनके नजरियात की बुनियाद पर कानूनी हैसियत जो वो बयान करते हैं एला है कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट लॉ को सबसे सुप्रीम मानती हैं। जमहूरियत की एला शक्ल दूसरी तरफ फौजी हुकूमतें आमतौर पर ऐसा नहीं करती। तफसीली और रहनुमाई नजरियात की हिमायत करें। 2 फौजी हुकूमतों के बरक्स जो मुसल्लह अफवाज की सियासत में मुदाखलत के नतीजे में वजूद में आई। मुतल्लिकुल अनान आमिर मुसल्लह सियासी जमातों को मुनज़्ज़म करके इक़्तिदार पर कब्जा करते हैं। जब एक बार जो मुतल्लिकुल अनान हुकूमतें ताकत में आती हैं तो ये अपनी पार्टियों की बालादस्ती कायम रखती है, यानी कि सुप्रीमेसी रखती है अपनी पार्टी की। इनकी तंजीम में बशमूल मुसल्लह अफवाज आखिरकार फौजी हुकूमतें महदूद इजाजत देती है। तकसीरियत अगरचे कोई जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, पर मुतल्लिकुल अनान हुकूमतें दूसरी तरफ वाहिद जमाती निजाम के जरिए पूरे माशरे को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जहां पर दहशतगर्दी का वसी इस्तेमाल होता है। फौजी हुकूमतों के अक़साम यानी काइंड्स ऑफ मिलिट्री रिजीम्स कितने हैं? मिलिट्री रिजीम्स मोटे तौर पर मुख्तलिफ फौजी हुकूमतों को जगह की तरफ से मुमताज किया जाता है। फौज रियासत के फैसला साजी के ढांचे में या किस चीज से है, वो अपनी ताकत के साथ करते हैं एला फैसले साजी में फौज का किरदार रियासत से दूसरे रियासत से मुख्तलिफ होता है। हम यहाँ वसी पैमाने पर 2 अक़साम में फर्क कर सकते हैं। सबसे पहले फौजी जनता किस्म है, जिसमें आला तरीन पॉलिसी साज इदारा जनता या कमांडर काउंसिल होता है। तीनों खदमात यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी फौज, बहरिया और फिजाया की नुमाइंदगी करने वाले अफसरान फौजी जनता आमतौर पर एक सिविलियन काबीना का तकर्रुर करता है ताकि वो अपने इख्तियार के तहत इंतजाम करे। वो अपनी एक कैबिनेट बनाते हैं ताकि वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सके। पार्टियों और मुकन्नना को दबा दिया जाता है, लेजिस्लेचर को, पार्टियों को, वरना सिर्फ एक ही सरकारी पार्टी है। इजाजत दी अक्सर पार्टियां और मुकन्नना बराए नाम और मातहत नवादात होते हैं। फौजी एग्जीक्यूटिव फौज जैसा कि इसके सीनियर अफसरान की नुमाइंदगी करता है। फौजी जनता तारीख हुकूमत में पॉलिसी साजी में फाल और आला किरदार अदा करती है। दूसरी बात यह है कि सदारती किस्म है जिसमें फौज मुआवन किरदार अदा करती है, यानी कि जहां पे इनको सदर की जरूरत होती है। तख्लीकी या फाल किरदार के बजाय किरदार यहाँ काबीना बड़े पैमाने पर बनती है। फौज एहलकारों के बजाय मुकम्मल तौर पर सिविलियन से, मिसाल के तौर पर जाहिर में फौज का किरदार सदर के हामी है, जबकि सरकारी जमात बड़ी हद तक है। बराए नाम शाम में ताहम मकामी सियासी जमात एक में से सबसे आगे है। अक्सर के साथ अलामती रिश्ता यहाँ फौज का किरदार नहीं है, मावर होने तक महदूद, लेकिन ज्यादा फाल किरदार अदा करने के लिए तवसी करता है। ताहम पार्टी का वजूद सदर को सालसी करने के काबिल बनाता है और इस तरह आजादाना तौर पर काम करता है। सिविल और मिलिट्री दोनों शोबों की क़यादत फौजी हुकूमतों को ताकत के इस्तेमाल के तरीके से भी पहुंचाया जा सकता है। कुछ फौजी हुकूमतें खुद को निगरानी या गश्त तक ही महदूद रखती हैं, यानी कि वो सिर्फ पेट्रोलिंग करती रहती है। मुआशरा थाईलैंड में मिसाल के तौर पर ज्यादातर फौजी काबीना सिविल की इजाजत देती है मामला चलाने में वसी खुद मुख्तारी की खिदमत और जो कुछ है इसकी सदारत करना। एक फ्री व्हीलिंग मईशत गाना और नाइजीरिया में ताहम हुकूमतें आगे बढ़े, वो एक कौमी प्रोग्राम की हिदायत करते हैं।
लेकिन वो सिविल सर्विस को छोड़ देते हैं। इसका इंतजाम करे आखिर में वो फौजी हुकूमतें हैं, जैसे बर्मा में और इंडोनेशिया में, जिसमें मुसल्लह अफवाज न सिर्फ एलाई इख्तियार का इस्तेमाल करती है, पॉलिसी साजी बल्कि हकीकी इंतजाम में भी बड़ा किरदार अदा करती है। इस तसल्लुत अब है हमारा हुक्मरानी की हिकमत अमली, स्ट्रेटजी। कैसे ये करते हैं स्ट्रेटजी? इस तसल्लुत के कायम के लिए अक्सर बेरहमाना तशद्दुद के इस्तेमाल की जरूरत होती है। जो ये डिफरेंसेस होते हैं इनको अक्सर ये मतलब वायलेंस का यूज करना पड़ता है। मसला अफवाज के अंदर मुखालिफ धड़ों को दबाना, मजमूई तौर पर आबादी को दहशत ज़दा करने के लिए जालिमाना और बेरहम तशद्दुद का भी सहारा लिया जाता है। महकूमियत जैसा कि जबर, हुक्मरानी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा बन जाता है। हुक्मरानों की निगरानी के लिए इंटेलिजेंस सर्विस का एक वसी नेटवर्क तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के लिए मिसाल के तौर पर तकरीबन एक नेटवर्क सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट तैयार किया गया जिसका नाम है ISI। सियासतदानों और अफसरान की निगरानी के लिए 1 लाख मुलाजिमिन का इंतखाब किया गया। ताहम तशद्दुद और इंटेलिजेंस की निगरानी मनफी हिकमत अमली है। हुक्मरानी फौजी हुक्मरान भी मुसल्लह अफवाज को बरकरार रखने के लिए मज़बूत हिकमत अमली अपनाते हैं। मुतमईन की तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस और शराइत में इजाफा। मुसल्लह अफवाज के अरकान ऐसा करते हैं। फौजी हुक्मरान तकरीबन हमेशा बढ़ते रहते हैं। दिफाई बजट इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद एक बार उठाने के बाद दिफाई मुख्तस आमतौर पर अगले सालों में आला सतह पर रहते हैं कि मिलिट्री का जो बजट है वो हमेशा पर साइड से रहा है। 1950 और 60 हम पढ़ेंगे कि सियासत में मिलिट्री नताइज क्या रिजल्ट निकले इसके। 1950 और 60 की दिहाइयों में जब मुसल्लह कम्युनिस्ट कैडर ने ममालिक को धमका दिया, जैसे मुल्कों को धमकियां मिल गई, जनूब मशरकी एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया, मगरबी सरमायादार वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज को, फौज को एक नजर आते हैं कि इनके अगले मुहावरे से लड़ने और शिकस्त देने के लिए अहम इदारा समाजी साइंसदान, खास तौर पर वो लोग जो रियासती मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जो अपनी मुतालाती पॉलिसी को मुतल्लिका बनाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने इसकी जदीद कारी में फौज के किरदार को समझा है। ल्यूकिन पाई, हेलबर्न एम और जे जॉनसन मिसाल के तौर पर फौज को एक इंतहाई जदीद कुव्वत के तौर पर पेश करने वाले नजरियाती मॉडल्स उन्होंने तैयार किए हैं। इनके शोबों में, इनके डिपार्टमेंट्स में अपनी तंजीमी और तकनीकी जो इनके इंतजामिया और टेक्निकल जो है इनकी महारत को मुंतकिल करने के कारण हुकूमत और इंतजामिया ताहम इन तवक्कात की तरफ से जुटलाया गया था कि कई मुतालबात में किए गए ज्यादातर तजियाती मुतालात फौजी हुकूमतों पर की गई। तरक्कीर ममालिक में इंकिशाफ किया कि इनके पास मनफी या बेहतरीन तौर पर नहीं है समाजी और इक्तिसादी जदीदियत पर मुनफरिद असर। सियासी तरक्की के मैदान में फौजी हुकूमतों की कारकर्दगी इक्तिसादी तरक्की के शोबे से ज्यादा तवक्कुन रहा है। ये दलील दी कि तरक्की पजीर ममालिक में जो ज्यादातर मजहबी बुनियादों पर मुनकसम है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, या मजहब पे या नस्ल पे या लिसानी या इलाकाई खुतों पर फौज अकेले ही कौमी तब्दीली ला सकती है। इंज़िमाम को हम बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि सियासी तरक्की की ये है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, ये प्रेरोगेटिव है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, नेशनल इंटीग्रेशन। इसकी कारकर्दगी आज तक की फौजी हुकूमतें इस मफरूजे की तायद नहीं करती। ये फौज थी पाकिस्तान में 1950 और 60 की दिहाइयों में जिसने आम विलेज जैसी पहली कामयाबी पैदा की।
तीसरी दुनिया में अलहदगी पसंद तहरीक इसी तरह के फैशन में अमल का या नाइजीरिया की तकसीम जनवरी 1966 की फौजी बगावत के बाद शुरू हुई। सरकर्दा अस्करी और सियासी शख्सियात पर बेरहमाना हमला किया। फौज ने जंगी अमवात के साथ नाइजीरिया में 2 साल तक खाना जंगी की सदारत की। सैकड़ों हजारों में चल रहा है। इसी तरह सूडानी फौजी हुक्मरानों ने 1958 से मुल्क के जनूबी हिस्से में गुरेला से लड़ रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं गुरेला वॉर्स। दरहकीकत सियासत में फौजी मुदाखलत ज्यादातर मामलात में एक शैतानी दायरा पैदा करती है, यानी कि जो इंटरफ्रेंस होती है मिलिट्री की सियासत में, वो एक शैतानी दायरा पैदा करती है। सियासी पसमानदगी के हालात को बरकरार रखते हैं जो शुरू में जरूरी है। फौज को इक़्तिदार में लाए हैं, जैसा कि हंटिंगटन ने दलील दी है कि इसमें कलीदी अंसर सियासी तरक्की, पायदार सियासी इदारों की तरक्की है। प्राइमरी किसी भी मुल्क में सियासी इदारों की तरक्की के वसाइल सियासी होते हैं। इसकी सियासी रहनुमाओं की महारत एक काबिल अमल तरक्की के लिए दरकार सियासी महारत और खुद को बरकरार रखने वाली सियासी निजाम में दूसरे के अलावा नजरियाती शामिल है। नए चैलेंज का जवाब देने की सलाहियत, यहाँ पर ये है कि ये बोल रहे हैं लैक ऑफ स्किल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये चैलेंज, ये जवाब ही नहीं दे सकते हैं नए चैलेंजों का हमारे सियासतदान, क्योंकि ये स्किलफुल नहीं है। यही वजह है कि हमें बार बार लगता है कि फौज आज न कल मुदाखलत करेगी पॉलिटिकल सिस्टम में। इंतजामी सलाहियत और गुफ्तो शनीद और सौदेबाजी की सलाहियत, ये सिर्फ हासिल किया जा सकता है अवामी जिंदगी का मुश्किल सुकून, जिसको हम बोलते हैं हार्ड स्कूल ऑफ पब्लिक लाइफ। तब हम फौजी हुकूमती सियासी अमल की आजादाना बहाव को महदूद करती है। इनकी ताकत को बरकरार रखने, फौजी रहनुमाओं की जमा और बयान को रोकने के एहतजाजी दफ्तर में अक्सर इनकी पहली कार्रवाई प्रेस पर सेंसरशिप मुसल्लत करना होती है और सियासी गर्मियों पर पाबंदी। सियासी रहनुमा या तो खुद सख्ता या जलाए वतन में चले जाते हैं। ये दूर दराज ममालिक में जलावतनी पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें नाकाम वही होते हैं जो नाकाम हुए होते हैं, जो इनकेपेबल पॉलिटिकल सिस्टम में जो आते हैं वो नाकाम होकर या तो जलाई वतन खुद होते हैं या तो इनको जलाई वतन किया जाता है। इन नाकाम होने वाले सियासतदानों के साथ सियासी महारत हासिल करे शहरी जमहूरी रिवायत जड़ पकड़ने में नाकाम रही। इनके दरमियान तरक्की पजीर ममालिक में फौजी हुकूमत एक तिहाई मामलात में सिविलियन हुकूमतें बहाल हो चुकी है। शहरी बहाली के ज्यादातर मामलात में सिविलियन लीडर यानी सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने अपनी नाअहली का मुजाहरा किया है। और आखिर में खुलासा पेश है। फौजी हुकूमत ताकत के जरिए सियासी इक़्तिदार पर कब्जा करती है। ये तो हमने समझा यूनिट को पढ़ने के बाद कि जो फौजी हुकूमतें होती हैं वो फोर्स से, वो अपने पावर से सियासी इक़्तिदार पर, पॉलिटिकल अथॉरिटी पर कब्जा कर देती है। ज्यादातर इसके बरक्स हुकूमत की सिविलियन शक्ल एक फौजी हुकूमत की गैर मौजूदगी की खुसूसियत है। कानूनी हैसियत का हमने देखा है कि सिपाही सियासतदान मेजर को आगे बढ़ाने से कासिर नजर आते हैं। जिन ममालिक पर वो हुकूमत करते हैं वहां की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की फौज का सियासी तरक्की के मैदान में कारकर्दगी और भी मायूस रही है। फौजी हुकूमतें सियासी तरक्की के मसाइल को तेज करती है। इब्तिदाई तौर पर सिविलियन हुकूमतों का सामना करना पड़ा और वो आम शहरी को महरूम कर देते हैं। सियासतदानों को बहुत ज्यादा जरूरी सियासी महारत हासिल करने का मौका मिलता है। इस तरह सियासी पसमानदगी के दावों को बरकरार रखने के किरदार की तवसी फौज भी मुसल्लह अफवाज को
पेशा वराना महारत से महरूम करती है, जिसके नतीजे में बैरूनी और अंदरूनी सलामती के खतरात इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी का रिश्ता जरूरी कायम करती है। मुल्क की सेहतमंद हिम्मत तरक्की ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हुकूमत की मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ होती है, जबकि बाज ममालिक में फौज सिविलियन क़यादत के ताबिया रही थी। दूसरों में कई बार बगावत करके मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलट दिया था, यानी जो हुकूमतें थ्रू इलेक्शंस इलेक्ट की गई थी, मिलिट्री ने उनका तख्ता उलट दिया था और खुद हुकूमत में आए थे। तहम यहाँ तक कि इन ममालिक में जहां इसने सख्ती के साथ वफादारी बरकरार रखी थी, उस वक्त की हुकूमत ऐसे मिसालें मौजूद हैं वहां पर जब इसका हुकूमत से इख्तिलाफ था। सिविलियन क़यादत अहले इल्म के दरमियान कमोबेश एक उमूमी इत्तिफाक है कि मौजूदा दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में किसी हद तक तवाज़ुन है, पहले से कहीं ज्यादा फौज की तरफ झुकाव। शुक्रिया, नमस्ते।